Hi everyone, welcome back to my channel Zoologist AK and I am Marti Kaushik again here with another video and in this particular video we are going to discuss about influenza virus। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने होस्ट एंड पैथोजन इंटरेक्शन में सबसे पहले इन्फेक्शन की बात की थी, वायरल इन्फेक्शन की, कि कैसे वायरल इन्फेक्शन होता है और कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। उसके बाद मैंने बात की थी कि हम एक स्पेसिफिक केस स्टडी करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस का, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो एंड स्टे ट्यून विद मी। अब सबसे पहले हम इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये इन्फ्लुएंजा वायरस का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक स्पेरिकल वायरस है, स्पेरिकल शेप का वायरस है, ठीक है। और ये कैसा वायरस है? इन्वेलप्ड वायरस है। कैसा है? इन्वेलप्ड, मतलब इसके अराउंड 2 लेयर हैं जो सराउंड किए हुए हैं एज अ इन्वेलप, ठीक है। तो जो पहली लेयर है ये उसको होस्ट से गेन करता है। जब ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो होस्ट की लिपिड, जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, उसको ले लेता है, ठीक है। तो उसकी लिपिड मेम्ब्रेन को ये गेन कर लेता है और अपने अराउंड सराउंड कर लेता है, एक इन्वेलप बना लेता है। तो ये पहली जो लेयर है इट इज़ अ लिपिड मेम्ब्रेन, और ये इसकी नहीं है, ये होस्ट से इसने गेन की है, ये लिपिड मेम्ब्रेन है। अब इस लिपिड मेम्ब्रेन में क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको वर्ड कहाँ से आया? कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन, मतलब प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों अटैच हो रखे हैं। अब ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है ये ऐसे स्पाइक्स फॉर्म कर देती है। क्या फॉर्म कर देती है? स्पाइक्स फॉर्म कर देती है। एंड ये जो स्पाइक्स हैं ये किसके स्पाइक्स हैं? ये स्पाइक्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, ठीक है। ये स्पाइक्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है HA और एक होता है NA। HA क्या है? हीमाग्लूटिनिन, एंड NA क्या है? न्यूरामिनिडेज, ठीक है। अब जो ये हमारा HA है हीमाग्लूटिनिन या NA है न्यूरामिनिडेज, ये अलग अलग सब टाइप में, अलग अलग सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस या अलग अलग जो स्ट्रेन होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के, उनमें इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो कंपोजिशन जो इनकी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जो हमारा HA और NA है ये क्या करेंगे? ये वायरस का सब टाइप डिफाइन करेंगे, ये उसका स्ट्रेन डिफाइन करेंगे। जैसे अगर किसी वायरस में HA1 है और NA1 है तो वो वायरस सब टाइप A हो जाता है और उसमें H1N1 होगा। H1 किसके लिए है? यहाँ पे HA के लिए, हीमाग्लूटिनिन के लिए, और NA यहाँ पे 1 है इसलिए N1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा एक और प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, डेट इज M2 प्रोटीन। ये एक चैनल प्रोटीन है, आयन चैनल प्रोटीन है, जिसके थ्रू आयंस पास होंगे इनसाइड द वायरस एंड आउटसाइड द वायरस, ठीक है। तो M2 एक आयन चैनल प्रोटीन है। अब बहुत सारी ड्रग्स होंगी, जब भी इन्फ्लुएंजा वायरस किसी भी पेशेंट को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। ये हॉर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, पिग्स को भी, काउस को भी, और ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो जब भी इन्फेक्शन होगा तो हमारी जो ड्रग्स होंगी वो किसको टारगेट करेंगी? या तो वो HA को टारगेट करेंगी, या वो NA को टारगेट करेंगी, या फिर वो M2 को टारगेट करेंगी। तो देयर आर 2 ड्रग्स। कौन कौन सी? एमेंटाडिन एंड राइमेंटाडिन। दीज आर 2 ड्रग्स जो किसको टारगेट करती हैं? M2 आयन चैनल को टारगेट करती हैं, एमेंटाडिन एंड राइमेंटाडिन, ठीक है। और एक हमारी आगे ड्रग्स होती है रेलिंजा और टेमीफ्लू, जो NA को टारगेट करती हैं। कौन सी? रेलिंजा एंड टेमीफ्लू। रेलिंजा एंड टेमीफ्लू हमारी 2 ड्रग्स हैं जो NA को टारगेट करती हैं। अब ये तो मैंने फर्स्ट एनवेलप की बात करी। अब सेकेंड एनवेलप यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है हमें। ग्रीन कलर बायोलॉजी में प्रोटीन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे एक प्रोटीन मैट्रिक्स है M1 जो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल को। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। यहाँ पे इसके 8 स्ट्रैंड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके कितने स्ट्रैंड्स हैं? 8 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। मतलब 8 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोकैप्सिड है। न्यूक्लियोकैप्सिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे
मतलब न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, आरएनए। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन। इसको सराउंड करता है M1 प्रोटीन, जो कि क्या है, मैट्रिक्स प्रोटीन है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लिपिड इन्वेलप को, जो इसके बाहर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमने Na न्यूरामिनिडेज की बात करी थी। ये क्या करता है, ये होस्ट सेल के सियालिक एसिड या एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड को क्लीव करता है। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड को क्लीव करता है, जिसको हम सियालिक एसिड भी बोलते हैं, जिसके थ्रू ये होस्ट सेल से अलग होकर रेप्लिकेट करता है, जिसको हम बडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 3 टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, A, B और C, तो उनका डिफरेंस क्या होगा, उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा। उनके बीच में डिफरेंस होगा तो इस न्यूक्लियर प्रोटीन में डिफरेंस होगा, मतलब उनके जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस होगा, या फिर उनके मैट्रिक्स प्रोटीन में डिफरेंस होगा, या फिर उनके HA और Na में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है कि कौन सा स्ट्रेन है। थ्योरेटिकली एक बार समझते हैं। हमने बात की कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो स्पेरिकल शेप का होता है। इन्वेलप्ड वायरस होता है, 2 इन्वेलप होते हैं। आउटर लेयर होती है लिपिड लेयर, जो कि होस्ट से ये गेन करता है। इनर लेयर होती है मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर, जो किसको सराउंड किए हुए है, न्यूक्लियर प्रोटीन को, मतलब आरएनए को सराउंड करती है। लिपिड मेम्ब्रेन में स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, जो 2 टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स कंसिस्ट करते हैं, HA हीमाग्लूटिनिन और Na न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज सियालिक एसिड को क्लीव कर देता है। एक M2 प्रोटीन होता है जो आयन चैनल प्रोटीन होता है। ठीक है, HA और Na डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सबटाइप या स्ट्रेन होगा किसका, इन्फ्लुएंजा वायरस का। एग्जाम्पल की बात की गई है, अगर मैं सबटाइप A की बात करूँ इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो उसमें H1 होगा और N1 होगा। ठीक है, अगर मैं B की बात करूँगी तो H2 और N2 होगा। इस तरह से M2 प्रोटीन जो है वो टारगेट किया जाता है एमांटिडिन और रिमांटेडिन हमारी ड्रग्स के थ्रू, जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, और Na जो है वो टारगेट किया जाता है कुछ एंटीवायरल ड्रग्स रेलिंजा और टेमीफ्लू के थ्रू। लिपिड मेम्ब्रेन के नीचे एक और इन्वेलप होता है जो प्रोटीन इन्वेलप होता है, जिसको M1 बोलते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन। न्यूरामिनिडेज जो होता है वो क्लीव करता है एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड को, जो कि सियालिक एसिड होता है। ठीक है, अपने नेसेंट वायरल ग्लाइकोप्रोटीन से, और होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के ग्लाइकोप्रोटीन को क्या करता है, बाइंड करता है, और ये फिर बडिंग करके क्या शो करता है, अपना रेप्लिकेशन शो करता है और आगे इन्फेक्शन कोज करता है। अब ये यहाँ पे मैंने बोला था कि जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें कितने स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं, 8 डिफरेंट RNA स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रैंड है। जैसे फर्स्ट स्ट्रैंड है वो PB2 को कोड कर रहा है, सेकंड है वो PB1 को, थर्ड है वो PA को, फोर्थ है वो HA को, 5 है वो NP को, ये न्यूक्लियोप्रोटीन को कोज कर रहे हैं, 6 है NA को, और 7 है MI को, और हमारा 7 M2 को भी कोड करता है, और जो 8 है वो NS1 को और NEP को कोड करता है। मतलब इसमें क्या है, हमारे बहुत सारे RNA बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं और पॉलीमरेज हैं, और बहुत सारे HA, NA और हमारे न्यूक्लियोप्रोटीन हैं, जिनको ये RNA स्ट्रैंड कोड करता है। अब बात करते हैं आगे कि जो स्ट्रेन है, हमारा स्ट्रेन होता है, हर जो स्ट्रेन है वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, वो डिफाइन किया जाएगा कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। मतलब हमें पता है कि वायरस ना तो डेड होता है ना ही वो लिविंग होता है, इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये सिर्फ किसी लिविंग होस्ट के अंदर एंटर करके ही रेप्लिकेट कर पाता है और लिविंग हो पाता है। तो ये डिटरमाइन करता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, बर्ड से हुआ या वही काउ से हुआ, पिग से हुआ, ह्यूमन बींग से हुआ। तो एनिमल होस्ट ऑफ ओरिजिन डिटरमाइन करता है कि कौन सा स्ट्रेन है। इसका जियोग्राफिकल ओरिजिन अफ्रीकन है, इंडियन है, अमेरिकन है। ठीक है, स्ट्रेन का नंबर, ईयर ऑफ आइसोलेशन, कब आइसोलेट किया गया, और एंटीजेनिक डिस्क्रिप्शन, मतलब NA और HA का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेन हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है A/SW Iowa/15/30 H1N1। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे A का मतलब है स्ट्रेन A
आइसोलेट 15 डेट अरोज इन SW क्या है, स्वाइन इन आयोवा इन 1930 एंड हैज़ एंटीजेनिक सब टाइप 1, इसलिए H1N1 है। मतलब HA का टाइप भी 1 है और NA का टाइप भी 1 है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखा जाएगा अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस को डिफाइन कर रहे हैं। तो किस किस की चीज़ को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, होस्ट को, जियोग्राफिकल ओरिजिन को, स्ट्रेन नंबर को, ईयर ऑफ आइसोलेशन को और एंटीजेनिक डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, कि कौन सा सब टाइप है। 2 डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जो जनरेट करते हैं हमारे एंटीजेनिक वेरिएशंस को। एंटीजेनिक वेरिएशंस की कैसे अलग अलग स्ट्रेन पैदा होते हैं, वो 2 मैकेनिज्म के थ्रू पैदा होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में। एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है, एक होता है एंटीजेनिक शिफ्ट। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या है? एंटीजेनिक ड्रिफ्ट ये होता है कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस पॉइंट म्यूटेशंस आ रही हैं, बहुत सारी अपने आप ही पॉइंट म्यूटेशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से माइनर चेंज हो जाता है HA और NA में। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारा हमें एक सेम कलर में दिख रहा है, पर यहाँ पे हमें एक रेड कलर दिख रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन आ गई हैं। यहाँ पे जो जीन प्रोडक्ट आया है स्पाइक्स में भी चेंज हो गया है। मतलब थोड़ी थोड़ी म्यूटेशंस आती गई, पर वो स्पॉन्टेनियस आती गई और अक्यूमुलेट होके एक अलग स्ट्रेन उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पे माइनर एंटीजेनिक चेंज है। ठीक है, पर इसकी एपिडेमिक पोटेंशियल ज़्यादा है। मतलब लार्ज केस पे ये हमारा डिजीज़ कोज कर सकता है, स्प्रेड हो सकता है। पहला इन्फ्लुएंजा वायरस जो आइसोलेट किया गया था वो 1934 में आइसोलेट किया गया था और उसको डिजाइग्नेट किया गया था H0N1 के थ्रू। ठीक है, इसका एंटीजेनिक शिफ्ट हुआ था H1N1 में, फिर H2N2 में, फिर H3N2 में, फिर H1N1 में और फिर H3N2 में, उसके बाद H3N1। तो इस तरह से, और अब दोबारा जब हम जिसका कांटेक्ट में आए हैं या फिर जो इन्फेक्शन कोज किया है, जिसने पेंडेमिक कोज किया है, एपिडेमिक कोज किया है, वो H1N1 स्ट्रेन है। तो ये डिफरेंट एंटीजेनिक वेरिएशन शो की गई हैं कि कौन कौन से स्ट्रेन में इन्फ्लुएंजा वायरस चेंज हुआ है। कभी वो H2N2 से H3N2 बना है, कभी H1N1 दोबारा से बन गया है, कभी H3N2 बन गया है और उस दोबारा से H1N1 बन गया है। तो इसके एंटीजेनिक जो वेरिएशंस हैं वो H3N2 और H1N1 में ही घूम रही हैं। ठीक है, अब हम बात करें एंटीजेनिक शिफ्ट की। तो एंटीजेनिक शिफ्ट सडन इमरजेंस होता है एक नए सब टाइप का। देखो, जो एंटीजेनिक शिफ्ट है वो इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन कोज करता है। जैसे बर्ड्स को भी, ह्यूमन बींग्स को भी, स्वाइन को भी, ठीक है, बहुत सारे पिग्स को, ठीक है, बहुत सारे ये ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, तो ये इस वजह से इसकी सबसे ज़्यादा जेनेटिक रीअश्योर्टमेंट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो वायरस होता है वो होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके अपने डीएनए को उसके साथ मिला के रेप्लिकेट करता है, जिससे कुछ जीन्स किसके आ जाते हैं, होस्ट के आ जाते हैं। इसलिए ये इनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि सडन चेंज इनमें आए और सडन एक नया हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया वायरस का। अब बात करते हैं कि कैसे रेप्लिकेट करता है इन्फ्लुएंजा वायरस होस्ट सेल के अंदर। क्या होता है कि जो वायरस होता है वो सबसे पहले सियालिक एसिड के साथ अटैच करता है। मतलब यहाँ पे जो सियालिक एसिड होता है, सियालिक एसिड मेम्ब्रेन के ऊपर जो सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है वो एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर। ठीक है, अब वो उससे बाइंड कैसे होता है, वो हीमाग्लूटिनिन मतलब HA जो कि स्पाइक्स के अंदर प्रेजेंट है वायरस के, तो HA बाइंड करता है सियालिक एसिड के साथ। सियालिक एसिड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है एज अ रिसेप्टर और HA एज ए लाइगेंड उससे अटैच हो रहा है। ठीक है, फिर एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू वो होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। एंडोसाइटोसिस के बाद जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, किसका राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जो वायरस का राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में और वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पे वो रेप्लिकेट भी करता है और ट्रांसक्रिप्शन भी करता है। मतलब वो अपना mRNA यहाँ पे फॉर्म करता है। ठीक है, mRNA यहाँ पे फॉर्म करने के लिए प्रोटीन को क्या चाहिए, न्यूक्लियर प्रोटीन्स चाहिए, NPs भी चाहिए, ठीक है, और PBs भी चाहिए। PBs क्या, पॉलीमरेज
प्रोटीन्स भी चाहिए, बाइंडिंग प्रोटीन्स भी चाहिए उसको, ठीक है, NS1 NS2 ये सब चाहिए उसको रेप्लिकेशन के लिए, वायरल प्रोटीन को। क्योंकि और ये किसके साथ रेप्लिकेट कर रहा है, हमारे DNA के साथ। जो यहाँ पे ब्लू कलर में है वो होस्ट का DNA शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसके साथ ये रेप्लिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा PB1 है, PB1 पोलीमरेज बाइंडिंग प्रोटीन 1, जो किसका है, हमारा वायरस का है, ठीक है, ये इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये नेगेटिव हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था उससे पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब ये जो हमारे पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हैं ये कॉपी कर दिए जाते हैं RNA पॉलीमरेज के थ्रू, और इनमें से कुछ नया जियो सेगमेंट्स एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और फॉर्म कर देता है RNA-P, मतलब RNA न्यूक्लियर प्रोटीन को वो फॉर्म कर देता है, और वो फॉर्म करके अब वो और ज़्यादा वायरल mRNA को फॉर्म करने के लिए टेम्पलेट का काम करता है। अब जो वायरल mRNA है वो इनकोड करेगा HA को भी और NA को भी, मतलब अपने सारे जीन्स जो भी उसको चाहिए उनको वो इनकोड करेगा। एक वायरल जीनोम सेगमेंट्स यहाँ पे पैक्ड हो जाएगा अगेन, और वो बर्ड ऑफ हो जाएगा, सेल से बर्ड ऑफ होने के बाद दोबारा से पैक्ड होगा और एक प्रोजेनी फॉर्म कर देगा, किसकी, वायरस की, वायरल या फिर हम बोले वायरल प्रोजेनी फॉर्म कर देगा और बर्ड ऑफ हो जाएगा होस्ट सेल से और दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो ये जनरल मैकेनिज्म होता है रेप्लिकेट करने का इन्फ्लुएंजा वायरस का। बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल सिलेक्शन के बारे में। देखो इम्यूनोलॉजिकल सिलेक्शन कैसे करते हैं हमने पढ़ा कि भाई एंटीजेनिक शिफ्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम इम्यूनोलॉजिकल सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर वैक्सीन वगैरह बनाने के अंदर। देखो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन को मिक्स करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ। मान लो मेरे को कभी किसी एक पर्टिकुलर H1N1 स्ट्रेन ने इन्फेक्ट किया था, तो मेरे अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बन गई, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनी हैं। तो कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ले ली हमने किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट जो बनी थी, फॉर एग्जांपल H1N1 के अगेंस्ट बनी थी, ठीक है, उसको हमने इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया और सेल के अंदर उसको लेबोरेटरी में ही पेट्री डिश के अंदर कल्चर करवाया। अब जो एंटीबॉडी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, कर देंगी किसको, न्यूट्रलाइजेस ऑल अनअल्टर्ड वायर पार्टिकल्स, मतलब जो H1N1 होगा जो अल्टर नहीं हुआ, जिसमें कोई भी एंटीजेनिक शिफ्ट नहीं हुआ, मतलब जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं आई, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं आई, उस पार्टिकल को तो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज कर देंगी, ठीक है। ओनली दूज वायरल पार्टिकल्स विद म्यूटेशंस रिजल्टिंग इन अल्टर्ड एंटीजेनिसिटी एस्केप न्यूट्रलाइजेशन। किसके ऊपर एंटीबॉडी नहीं काम कर पाएंगी, जिसमें म्यूटेशंस आ गई हैं, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी एंटीजेनिसिटी को चेंज कर दिया, उसका अपनी कंपोजिशन को चेंज कर दिया है। जो एंटीजन का काम कर रहा है उस एंटीजन प्रोटीन के सेगमेंट में यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं म्यूटेशन की वजह से, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। तो हम विद इन ए शॉर्ट टाइम इन कल्चर एक नया इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसको कैन आएगा यहाँ पे, ठीक है, कैन बी शोन टू अमर्ज, हमें दिख जाएगा कि कौन सा नया स्ट्रेन यहाँ पे आ रहा है। कैसे दिख जाएगा, एंटीजेनिक शिफ्ट के थ्रू दिख जाएगा। एंटीजेनिक शिफ्ट के थ्रू, एंटीजेनिक शिफ्ट क्यों होता है, एंटीजेनिक शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि जेनेटिक रीअशॉर्टमेंट होती है इन्फ्लुएंजा वायरस की, क्योंकि ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है, पिग्स को भी, बर्ड्स को भी, वो तो उनके जीनोम के साथ इंटीग्रेट करके रेप्लिकेट करता है, तो उनका जीन यहाँ पे आ जाता है और ये एंटीजेनिक शिफ्ट कोज करता है, म्यूटेशन शो करता है अपने प्रोटीन्स में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 8 डिफरेंट स्ट्रैंड हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के जो रीअशॉर्टमेंट को पॉसिबल कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नया इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन आया है उसको हम एटीन्यूएट करके या किल करके, ठीक है, उससे हम वैक्सीन प्रिपेयर करेंगे और उस वैक्सीन को हम फिर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं कि होस्ट का रिस्पॉन्स क्या रहता है इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन के केस में। देखो हमारी बॉडी में ह्यूमरल एंटीबॉडीज़ बनती हैं जब भी इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है। ह्यूमरल एंटीबॉडी मतलब बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, बी सेल्स एक्टिवेट होंगी तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनेंगी प्लस मेमोरी सेल्स भी बनेगी, मतलब मेमोरी रहेगी, ठीक है, पर ये स्पेसिफिक होंगी
क्योंकि हमें पता है इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं, पर अगर मेरे को इन्फेक्शन H1N1 ने किया है तो मेरे अंदर H1N1 के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनेगी और उसके अगेंस्ट ही मेमोरी सेल्स बनेंगे। बट नेक्स्ट टाइम मेरे को H2N1 ने कर दिया या H3N1 ने कर दिया इन्फेक्शन, तो मेरे को दोबारा से सिवियर केस हो सकता है, इन्फेक्शन होगा, मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी और दोबारा से वो मेमोरी बनाएगी। दो मैं फाइट कर सकती हूँ इन्फेक्शन के अगेंस्ट और मैं अपने आप को रिकवर भी कर सकती हूँ, बट दोबारा से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ बनी है एक स्पेसिफिक स्ट्रेन के अगेंस्ट, वो एंटीजेनिक शिफ्ट की वजह से वर्क नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो एंटीजेनिक डोमेन होता है वायरस के ऊपर उसमें अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग होस्ट के अंदर म्यूटेट करता है, मतलब रेप्लिकेट करता है। दो ऐसे डोमेन हैं जो कंजर्व्ड सियालिक एसिड बाइंडिंग क्लेफ्ट मतलब HA बाइंड करता है सियालिक एसिड से, तो उसके दोनों साइड में एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, दो डोमेन्स होते हैं, उनमें चेंजेस आएंगे तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो नेसेसरी होता है बाइंड करने के लिए विरियन को, मतलब वायरस को एक टारगेट सेल के पास। तो यही इसका निचोड़ है कि जो एंटीबॉडी है वो एक पर्टिकुलर HA के लिए होगी और इन्फेक्शन से रिकवरी भी पॉसिबल होगी, बट फ्यूचर में सेम या डिफरेंट स्ट्रेन अगर इन्फेक्शन कर्ज कर रहा है तो दोबारा से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, दोबारा से एंटीबॉडीज़ बनेंगी और इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर। ठीक है, तो ये ऐसे होस्ट का रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन के अगेंस्ट।